हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं आपका मेंटर अर्पित चौरसिया और आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि 1950 से लेकर 1990 तक हमारे इकोनॉमी में, जो हमारी इंडियन इकोनॉमी थी, उसमें क्या क्या चेंजेस आए, क्या क्या रिफॉर्म्स आए और उससे हमें क्या एडवांटेज रहे, क्या डिसएडवांटेज रहे। तो ये प्रॉपर 1950 से लेकर 1990 यानी कि 40 साल का पूरा ओवरऑल ओवरव्यू हम लेंगे इस चैप्टर में और समझेंगे कि क्या क्या चीज़ें हुई और उसका क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज रहा। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते ही सबसे पहले हेडिंग आ जाती है इंट्रोडक्शन की। तो समझते हैं इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है। द लीडर्स ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, यानी कि जो हमारे आज़ाद देश के लीडर्स थे, यानी कि जब हमारी इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली तो उसके बाद हमारे लीडर्स को एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर थी कि उन्हें एक इकोनॉमिक सिस्टम डिसाइड करना था जो कि हमारे इंडिया के लिए फेवरेबल रहे, यानी कि जो हमारे इंडिया के लिए यूज़फुल रहे, उससे हमारे इंडिया में ज़्यादा दिक्कत ना हो, उस इकोनॉमिक सिस्टम की ज़्यादा ड्रॉबैक ना हो, उससे हमें बेनिफिट्स मिले, हमारी इकोनॉमी डेवलपमेंट हो और हमारा जीडीपी बढ़े। तो ये सब चीज़ें थी। तो उस बेसिस पे हमें एक इकोनॉमिक सिस्टम डिसाइड करना था। तो जो हमारे जवाहरलाल नेहरू थे, उन्हें सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट ये मिली कि आप सोशलिज़म ट्राई करो। सोशलिज्म टाइप की इकनॉमी ऐसी इकनॉमी होती है जिसमें कि जो पूरा प्रॉपर्टी होता है, पूरी कंपनीज, पूरी इंडस्ट्रीज, वो सारी गवर्नमेंट के हाथों में होती है। यानी कि उसमें प्राइवेट सेक्टर की कोई जगह नहीं होती है, वहाँ पे सिर्फ पब्लिक सेक्टर होता है, यानी कि ऐसा सेक्टर जो सिर्फ गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा सिस्टम नहीं लाया जा सकता, क्योंकि जो हमारे इंडिया में इतना बड़ा कंट्री है, इसमें सब चीज़ों को हमें देख के चलना है और गवर्नमेंट भी अभी नई नई बनी है, इंडिपेंडेंस अभी मिला है। तो ऐसे समय में हम लोग पूरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो गवर्नमेंट को नहीं दे सकते। तो उसमें कहीं ना कहीं हमें प्राइवेट सेक्टर को भी अपने साथ शामिल करना पड़ेगा। तो ये जो सिस्टम था रशिया में तो अच्छा था, लेकिन हमारे इंडिया के लिए ज़्यादा सही नहीं था, क्योंकि इसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी का कोई सिस्टम नहीं होता था। तो उसके बाद सारे जो हमारे लीडर्स थे, उन्होंने काफ़ी रिसर्च की, काफ़ी चीज़ें देखी, समझी। उसके बाद उन्होंने एक कंबाइंड टाइप की इकनॉमी लाई, मिक्स इकनॉमी। तो मिक्स इकनॉमी होता क्या है कि इसमें क्या होता है, इसमें दोनों टाइप के सेक्टर होते हैं। देखो, बेसिकली हमारे पास, हमारे जो ओवरऑल वर्ल्ड में तीन टाइप के सेक्टर, तीन टाइप की इकनॉमी ज़्यादा चलती हैं। कैपिटलिस्ट, और एक होती है सोशलिस्ट, और एक होती है मिक्स्ड। ठीक है। तो जो कैपिटलिस्ट होती है उसमें पूरा प्राइवेट सेक्टर होता है, उसमें गवर्नमेंट कुछ नहीं करती है। और जो सोशलिस्ट होता है उसमें गवर्नमेंट सब कुछ करती है, प्राइवेट नहीं होता है उसमें। और जो मिक्स्ड होती है उसमें प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टर होते हैं। तो जो इकोनॉमी में प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों पाए जाते हैं, उस इकोनॉमी को हम मिक्स इकोनॉमी बोलते हैं। क्योंकि मिक्स इकोनॉमी हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल थी, हमारे इंडिया के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल थी। तो इसलिए हम लोगों ने उस चीज़ को अडॉप्ट किया, हमारी मिक्स इकोनॉमी को हमने अडॉप्ट किया हमारी इकोनॉमी में। ठीक है। तो उसकी वजह से जो हमारी जीडीपी ग्रोथ थी वो भी हमें अच्छी देखने को मिली आगे टाइम में, और हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी बहुत हुई उसके बाद। ठीक है। तो अभी इसी चैप्टर पे बढ़ते हैं, इसको फ्यूचर में ना ले जाते हुए अभी की बात करते हैं इस चैप्टर की बेसिस पे। ठीक है। तो इसमें ही लिखा हुआ है कि फिर इंडिया ने एक सोशलिस्ट टाइप का इकोनॉमी लाया, जिसमें एक प्राइवेट प्रॉपर्टी भी थी, प्राइवेट सेक्टर भी था, स्ट्रॉन्ग प्राइवेट सेक्टर था। क्योंकि उस टाइम पे प्राइवेट सेक्टर ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि उसको आता है मैनेज करना। जैसे टाटा ग्रुप्स हो गया, और भी कई सारे कंपनीज थी उस टाइम पे जिन्हें अच्छे से बिजनेस करना आता था, उन्हें अपनी इंडस्ट्रीज चलाना आता था। जबकि सरकार में रह के जो गवर्नमेंट कंपनीज थी वो लॉस में जा रही थी, लेकिन प्राइवेट सेक्टर जो है वो लॉस में नहीं जा रहे थे, वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट में जा रहा था, या फिर ये कह लो कि नो प्रॉफिट नो लॉस हो रहा था। लेकिन फिर भी उन्होंने इतना लॉस देखने को नहीं मिला प्राइवेट सेक्टर में, जबकि गवर्नमेंट में ऐसा हुआ था, क्योंकि उनको अच्छे से भी हैंडल करना नहीं आता था उस टाइम पे। ठीक है। तो जो हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन था जो 1948 में आया, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे प्रिंसिपल्स थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने इस पूरी इकोनॉमी को रिफ्लेक्ट किया, इसके आउटलुक रिफ्लेक्ट किया, यानी कि जो पूरी प्रॉपर पॉलिसीज लाई गई। उसके बाद हमारा जो एक प्लानिंग कमीशन होता है, प्लानिंग कमीशन लाया गया। प्लानिंग कमीशन होता क्या है कि हर 5 साल के लिए एक प्लान बनाया जाता है कि आने वाले इस 5 साल में हमारे ये गोल्स होंगे, और इससे हम ये बेनिफिट्स देंगे अपनी पब्लिक को, इससे हमारी इतनी रेवेन्यू होंगी, हमारी इतनी एक्सपेंडिचर होगी। तो वो पूरा एक ओवरव्यू होता है, एक प्लान होता है, जिसको हम बोलते हैं 5 ईयर प्लान। ठीक है। तो ये 5 ईयर प्लान 5 साल के लिए होता है। तो इसको बनाने के लिए प्लानिंग कमीशन का गठन किया।
ठीक है। इसमें चेयरपर्सन होता है प्राइम मिनिस्टर। तो इसमें पूरा प्लानिंग कमीशन में यही पूरे साल भर वो लोग यही डिसाइड करते हैं कि अगले 5 साल के लिए हमें क्या करना है। ठीक है। तो पूरा प्लान उस पर आता है और फिर उसको पार्लियामेंट में ले जाया जाता है, उसमें सजेशंस होते हैं और कई सारी चीज़ें होती हैं। तो इंट्रोडक्शन में हमने समझा कि हमारी जो मिक्स्ड इकोनॉमी थी हमने उसको क्यों अडॉप्ट किया, उसके रीजंस क्या थे, उसके फीचर्स क्या थे, और उसके साथ हमने समझा कि प्लानिंग कमीशन क्या होता है। तो ये सब चीज़ें हमने समझी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है द गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स। तो समझते हैं इस टॉपिक को। ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि गोल्स मतलब गोल्स क्या होते हैं। जैसे कि हम कोई भी 5 ईयर प्लान्स लाते हैं, यानी कि कोई भी 5 साल का प्लान हम लेके आते हैं, तो उसका कोई ना कोई एक उद्देश्य होता है, कोई ना कोई गोल होता है कि हमें उससे कुछ ना कुछ चीज़ अचीव करनी है। या तो हमें उससे ग्रोथ अडॉप्ट करनी है, यानी कि हमें उससे ग्रोथ अचीव करनी है, या हमें उससे सेल्फ रिलायंस अचीव करनी है। मतलब हम क्या चीज़ उससे अचीव कर सकते हैं उस 5 ईयर प्लान से। तो वो पूरा एक ऑब्जेक्टिव होता है उस 5 साल के प्लान का। ठीक है। तो समझते हैं, पहले सबसे पहले ये देखते हैं कि जो हमारे गोल्स हैं वो कितने टाइप के हैं। तो हमारे पास बेसिकली 4 टाइप के गोल्स होते हैं: ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, इक्विटी। ठीक है। ये 4 गोल्स होते हैं हमारे जो 5 ईयर प्लान जिसके ऊपर बनता है। ठीक है। तो अब ऐसा नहीं है कि सारे गोल्स एक प्लान में मतलब एक प्लान में इंक्लूडेड हों, यानी कि कोई एक ऐसा प्लान नहीं होता है जिसमें सारे गोल्स अचीव कर सके। क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज कम थी और हमारे पास पैसा, रिसोर्सेज, सब चीज़ें कम थी, तो हमें एक चॉइस करनी पड़ती थी कि हमें इस प्लान में किस चीज़ पे वर्क करना है और दूसरे प्लान पे किस चीज़ पे वर्क करना है। ठीक है। तो ये चीज़ हमें समझनी पड़ती थी। तो उसके बाद जो हमारे प्लानर्स थे उनको ये इंश्योर करना था कि जो हमारे प्लान्स हैं, जो उनके 5 ईयर प्लान्स हैं, वो इन 4 गोल्स के अगेंस्ट ना हो, यानी कि इन 4 गोल्स में से किसी एक गोल्स के अंदर हो और उसमें से किसी भी गोल के अगेंस्ट ना हो। ये चीज़ समझो। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि 4 गोल्स हैं, इसमें से कोई एक गोल के ऊपर वो प्लान बनेगा। ठीक है। और वो प्लान ऐसा बनेगा कि वो उन 4 गोल्स के अगेंस्ट नहीं बन सकता है। ठीक है। तो ये चीज़ आपने समझी। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। एक सेकेंड। हाँ, तो समझते हैं पहले ग्रोथ को। तो ग्रोथ का मतलब होता है हमारी जो कंट्री है उसकी प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी को बढ़ाना। यानी कि जब हमारी इकोनॉमी ग्रोथ होती है, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, तो इसका मतलब हमारी जीडीपी ग्रोथ होती है, हमारी जो इंडस्ट्री है उसकी ग्रोथ होती है, हमारी प्रोडक्टिविटी की ग्रोथ होती है। तो ये सब चीज़ों को ही बोलते हैं ग्रोथ। ठीक है। इसमें लिखा है इट रिफर्स टू इंक्रीज इन द कंट्रीज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस द आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द कंट्री। ठीक है। तो इसको यही रेफर किया जाता है कि जब किसी कंट्री की कैपेसिटी बढ़ती है आउटपुट प्रोड्यूस करने की, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने की, तो उसी को हम बोलते हैं ग्रोथ। तो इसका एक सीधा सीधा इंडिकेटर होता है जीडीपी। जीडीपी हमारे तीनों सेक्टर्स से आता है, यानी कि हमारी इकोनॉमी में 3 सेक्टर होते हैं। पहला होता है एग्रीकल्चर सेक्टर, जिसको नाम प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं। उसके बाद आता है सेकेंडरी सेक्टर, जिसको बोलते हैं जो प्रोडक्शन सेक्टर, यानी कि जिसमें इंडस्ट्रीज वगैरह आती हैं। और जो हमारा तीसरा सेक्टर होता है वो होता है टर्शरी सेक्टर, जिसमें सर्विसेज होती हैं, यानी कि बैंकिंग हो गया या फिर आप कह सकते हो सैलून। ये सब एक टर्शरी सेक्टर के अंदर ही आती हैं, क्योंकि ये सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं आपको। ठीक है। तो ये तीनों सेक्टर्स की जीडीपी को मिला के, मतलब तीनों सेक्टर्स की प्रोडक्टिविटी को मिला के हमारी जीडीपी काउंट होती है। तो ये पूरी हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ बताती है कि हमारा जीडीपी पिछले साल से बढ़ा कि नहीं बढ़ा। अगर वो बढ़ता है तो इसका मतलब है हमारी ग्रोथ हुई है, और अगर पिछले साल से कम है हमारा जीडीपी तो इसका मतलब हमारी ग्रोथ नहीं हुई है, उल्टे हम नीचे चले गए हैं। ठीक है। तो हमें जीडीपी से समझ में आता है कि हमारी ग्रोथ कितनी हुई है हमारी इकोनॉमी की। ठीक है। द कंट्रीब्यूशन मेड बाय ईच ऑफ दीज सेक्टर्स मेक अप द स्ट्रक्चरल कंपोजिशन ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है। ये तीनों सेक्टर के कंट्रीब्यूशन से एक हमारा स्ट्रक्चरल कंपोजिशन बनता है कि किस इकोनॉमी ने मतलब सॉरी किस सेक्टर ने कितना परसेंट हमें जीडीपी ग्रोथ दिया है। यानी कि अगर किसी किसी कंट्री में होता है कि वहाँ पे टर्शरी सेक्टर ज़्यादा रेवेन्यू देती है गवर्नमेंट को, यानी कि जो हमारी टर्शरी सेक्टर है, किसी किसी कंट्री में टर्शरी सेक्टर की जीडीपी ज़्यादा होती है, और किसी किसी कंट्री में एग्रीकल्चर सेक्टर की जीडीपी ज़्यादा होती है। हमारे इंडिया में अभी के टाइम पे टर्शरी सेक्टर ज़्यादा आगे है, क्योंकि उससे ही सबसे ज़्यादा जीडीपी ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। ठीक है। तो ऐसे ही कंपोजिशन बनता है, तो हर कंट्री का कंपोजिशन अलग होता है।
तो अब बात करते हैं मॉडर्नाइजेशन की। तो मॉडर्नाइजेशन का मतलब है कि जो हमारी इकोनॉमी है, हमारी कंट्री है, उसमें जो हम गुड्स डेवलप कर रहे हैं, उसमें जो टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं वो कितनी एडवांस है। अगर वो अच्छी टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, तो हम इसका मतलब हमारी इकोनॉमी मॉडर्न है, हमारी इकोनॉमी में सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, उससे हमारा जीडीपी ग्रोथ हो रहा है, हमारी प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी बढ़ रही है, तो इसी को मॉडर्नाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें ये भी लिखा है कि मॉडर्नाइजेशन सिर्फ टेक्नोलॉजी के मामले में नहीं देखी जाती है, हमारे सोशल और साइकोलॉजिकल आउटलुक में भी देखी जाती है। जैसे कि पुराने ज़माने के लोग सोचते थे कि महिलाओं को सिर्फ घर बार देखना होता है, उन्हें बाहर जाने का मतलब अलाउ नहीं करते थे कि आप बाहर जाके काम करो, क्योंकि वो उन्हें उस लायक नहीं समझते थे। लेकिन आज के टाइम पे महिलाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है, उन्हें बाहर के काम भी दिए जा रहे हैं, ताकि उनका जो मतलब कंट्रीब्यूशन है वो हमारी इकोनॉमी में बढ़े, ताकि वो भी काम करें, उससे हमारी जो जीडीपी ग्रोथ हो, हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ होगी, उससे हमें कई सारी चीज़ें, कई सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं, और हमारा जो इक्वालिटी है, हमारी इकोनॉमी में इक्वालिटी है, वो भी हमारी अच्छी हो जाएगी, इक्वालिटी हो जाएगी मैन और वुमेन के बीच में। और उससे क्या होगा कि जो हमारी इक्विटी है, इक्विटी हम आगे आने वाले टॉपिक पे पढ़ेंगे इक्विटी होता क्या है, तो हमारी इक्विटी भी उससे अच्छी खासी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हमें सब टाइप से अपने आप को मॉडर्न रखना चाहिए, ताकि हमारी जो ओवरऑल इकोनॉमी है उसको बेनिफिट मिले, और हमारी जो सोशल और साइकोलॉजिकल कंडीशन है वो भी हमारी अच्छी हो, अपग्रेड हो, और उससे हमें ओवरऑल बेनिफिट्स मिले। ठीक है, तो इसमें यही लिखा है कि इन अ ट्रेडिशनल सोसाइटी वुमेन्स आर सपोज टू रिमेन एट होम। ठीक है, तो ये मैंने आपको बोल दिया कि उन्हें घर पे रखा जाता है और उन्हें बाहर नहीं जाने दिया जाता था कि आप बाहर जाके काम करो, उन्हें ऐसा अलाउ नहीं करते थे। लेकिन आज के टाइम पे वुमेन सब जगह, बैंक्स, फैक्ट्रीज, स्कूल सब जगह हैं, सब जगह काम करती हैं, अपना कंट्रीब्यूशन देती हैं, तो इससे हमारी ओवरऑल इकोनॉमी को बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है, तो ये सारी लाइन मैंने आपको समझा दी हैं। उसके बाद हम बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक पे, जिसका नाम है सेल्फ रिलायंस। तो एक नेशन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है सेल्फ रिलायंस, यानी कि वो देश कितना आत्मनिर्भर है। यानी कि कल को कोई उसमें प्रॉब्लम हो जाए, कोई फूड शॉर्टेज हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो उससे हमारा कंट्री कैसे अपने आप को बचा सकता है बिना किसी दूसरे से सपोर्ट लिए। यानी कि दूसरे मतलब यहाँ पे किसी और कंट्री की बात की जा रही है, बिना किसी फॉरेन इंटरफेयर के किसी कोई कंट्री कितना अपने आप को अपग्रेड कर सकती है, कितना डेवलप कर सकती है, उसी को बोलते हैं सेल्फ रिलायंस। ठीक है, तो जो हमारी इंडिपेंडेंस के टाइम पे हुआ था सिस्टम कि उसमें उस टाइम पे हमारे पास खाने के लिए अनाज तक नहीं था, तो हमें यूएस से इंपोर्ट करना पड़ता था। उसकी वजह से हमारा जो यूएस था, वो यूएस क्या करता था कि हमारी पॉलिसीज़ में इंटरफेयर करता था और चाहता था कि उसके अकॉर्डिंग सब चीज़ें हों। और क्योंकि अब हम मतलब उनके सहारे टिके हुए हैं, तो हमें भी उनको मना नहीं कर सकते हम उनको, क्योंकि हम उनके ऊपर से मतलब वो हैं, क्या कहते हैं, निर्भर हैं। तो इसलिए हमारी कंट्री को सेल्फ रिलायंस होना चाहिए, यानी कि सेल्फ रिलायंट होना चाहिए, यानी कि उन्हें आत्मनिर्भर होना चाहिए हमारी कंट्री को, ताकि कोई फॉरेन कंट्री हमारी पॉलिसीज़ में इंटरफेयर ना करे। तो इसलिए ये एक गोल रखा गया हमारे 5 ईयर प्लान्स में। ठीक है, तो यही रहता है सिस्टम कि इसमें मैंने तीनों लाइन आपको अच्छे से समझा दी है। मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ कि सेल्फ रिलायंस का मतलब होता है कि हमारा देश कितना आत्मनिर्भर है। ये इसलिए करते हैं ताकि हमारी जो ओवरऑल पॉलिसीज़ हैं उसमें कोई बाहर की कंट्री इंटरफेयर ना कर सके। हमारे जो डिसीजंस हैं, जैसे कि अभी इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई थी, मतलब वॉर टाइप का थोड़ा छोटा मोटा एक ट्रेलर टाइप का हुआ था, तो उसमें क्या हुआ कि लास्ट में यूएस ने बीच में घुस के ये सीज़ फायर करा दिया। ठीक है, लेकिन फिर भी हमारी कंट्री ने बहुत सारे फैसले ऐसे थे जो अपने ऊपर ले मतलब अपने खुद से डिसाइड करके लिए थे। ठीक है, किसी कंट्री से पूछ के नहीं लिए थे, ना किसी कंट्री के दबाव में आके किए थे। हमने आत्मनिर्भर होकर अपनी मिसाइल्स छोड़ी थी और अपने ड्रोन्स छोड़े थे दूसरी कंट्री के ऊपर। तो ये चीज़ बताती है कि हम कितने सेल्फ रिलायंट हैं। तो जैसे कि अभी रशिया का आप ले लो एग्जाम्पल, तो रशिया किसी से नहीं डरता, क्योंकि उसके पास इतने वेपन्स हैं, उसके पास इतना खाने पीने के सब चीज़ों से वो मतलब उसको कोई चीज़ की दिक्कत नहीं है। तो उसको कोई दूसरी कंट्री का वो भी नहीं चाहिए कि आप मतलब दूसरी कंट्री का कोई वो एडवाइस लेता नहीं है। उसको जब अपनी मर्जी से वो देखता है सब चीज़ें। तो यही चीज़ होती है, अगर आप सेल्फ रिलायंट होगे तो आपको कोई दबा नहीं पाएगा, लेकिन अगर आप दूसरे पर डिपेंडेबल रहेंगे तो आपको कोई भी दबा देगा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है इक्विटी। नेक्स्ट गोल जो है इक्विटी। ठीक है, तो अब इक्विटी समझते हैं। तो इक्विटी क्या होती है, जैसे हमारी जो ओवरऑल कंट्री है उसमें कई टाइप के लोग होते हैं, रिच होते हैं, पुअर होते हैं। ठीक है,
तो उनके बीच जो गैप होता है, अगर उनके बीच में गैप ज़्यादा है तो ऐसी चीज़ को फिर ज़्यादा वो अपने इकोनॉमी के लिए अच्छी नहीं होती है। यानी कि अगर रिच और पुअर्स के बीच में ज़्यादा गैप है तो इससे ये समझ में आता है कि रिच को तो सब चीज़ें मिल रही हैं लेकिन पुअर को कुछ नहीं मिल रहा है। पुअर हमारा जो हमारे मतलब गरीब लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है, उनको अपने खाने पीने के लिए पैसे नहीं मिल पा रहे हैं, वो अपनी बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनका जो इनकम लेवल है वो रिच से बहुत ज़्यादा लो है, यानी कि बहुत बड़ा गैप है। तो ये गैप जितना कम होगा इकोनॉमी के लिए वो उतना अच्छा होगा क्योंकि इससे हमारी जो ओवरऑल पर कैपिटा इनकम है वो इम्प्रूव होगी। अगर गैप कम होगा तो पर कैपिटा इनकम कम होगी और ज़्यादा होगी, और अगर गैप ज़्यादा होगा तो पर कैपिटा इनकम कम होगी। ठीक है, जैसे कि अभी एग्जांपल ले लो कि हमारी जो इकनॉमी है, इंडिया की इकनॉमी है, वो अभी जापान को उसने मतलब पीछे छोड़ दिया। बिगेस्ट इकनॉमी ओवरऑल जीडीपी में उसने जापान को पीछे छोड़ दिया। ठीक है, जापान उसके बाद आता है, इंडिया जापान से पहले आता है अगर हम बात करते हैं ओवरऑल जीडीपी की। लेकिन अगर हम बात करें पर कैपिटा इनकम की तो जापान हमसे कहीं कदम ज़्यादा आगे है। क्यों? क्योंकि हमारे कंट्री में जो गैप है रिच और पुअर्स के बीच में वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमारा जो ओवरऑल पर कैपिटा इनकम है वो बहुत कम है। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छी नहीं है, तो इसीलिए इसको भी हमें अपने प्लान्स के ऑब्जेक्टिव में लेना पड़ता था ताकि हम जो हमारे रिच और पुअर्स का गैप है उसको कम कर सकें। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये लाइंस भी मैंने इसलिए पूरी प्रेजेंटेशन बनाई है ताकि आप इसको एक बार पढ़ के समझ लो। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जिसका नाम है एग्रीकल्चर। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस टाइम पे एक लैंड सिस्टम चलता था, लैंड टेनर सिस्टम, यानी कि खेती बाड़ी करने का सिस्टम चलता था। तो उस टाइम पे सबसे मेन रोल होता था इंटरमीडियरीज़ का। ठीक है, तो इनको हम ज़मींदार जागीरदार के नाम से जानते हैं। तो ये लोग क्या करते थे, जो लोग खेती करते थे ये उनसे टैक्स लेते थे, यानी कि जो एक्चुअल टिलर्स होते थे, यानी कि जो खेती बाड़ी करते थे उनसे ये टैक्स लेते थे ज़मींदार लोग। ठीक है, और ये टैक्स का पैसा, जो भी पैसा इन लोग को मिलता था तो ये उसको अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करते थे, यानी कि अपने खर्चे के लिए, गाड़ी घोड़ा ये सब। ठीक है, तो इन सब के लिए यूज़ करते थे। और ये लोग इस चीज़ का यूज़ इन्वेस्टमेंट में नहीं करते थे, यानी कि ये जो पैसा इन्हें मिलता था इसको ये फार्मिंग की एक्टिविटी, यानी कि फार्मिंग टेक्निक्स या फिर इरिगेशन फैसिलिटीज़, इन सब पे इन्वेस्ट नहीं करते थे। जिससे क्या हुआ, हमारी जो फार्मिंग सिस्टम था उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुई, उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। इससे जो हमारा प्रोडक्शन था वो बहुत ही लो था। और इसी वजह से जब हमें आज़ादी मिली तो उस टाइम पे हमारी प्रोडक्टिविटी इतनी लो थी कि हमें यूएसए से ग्रेन्स इंपोर्ट कराने पड़े, यानी कि हमें खाने की चीज़ें जैसे राइस हो गया, गेहूं हो गया, ये सब हमें यूएसए से इंपोर्ट कराना पड़ा था अपने इंडिया में, ताकि हम यहाँ का डिमांड, यहाँ की खाने की डिमांड पूरी कर सकें। तो उस टाइम पे इतनी दिक्कत थी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इक्विटी लाई गई, एग्रीकल्चर सेक्टर में इक्विटी लाई गई। इक्विटी का मतलब ये कि जो बड़े बड़े ज़मींदार हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास पूरी ज़मीन है, उनसे ये ज़मीन लेके जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो असली के खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं, उन्हें इसकी ओनरशिप दे दी जाए। ठीक है, क्योंकि अगर उन्हें ओनरशिप मिल जाएगी तो जितनी इनकम उन्हें होगी वो इनकम का थोड़ा सा पैसा वो इन्वेस्टमेंट में लगाएंगे, यानी कि वो खेतीबाड़ी करने की टेक्निक, यानी कि इरिगेशन फैसिलिटीज़ या फिर फर्टिलाइज़र्स, इन सब को ख़रीदने में लगा सकते हैं। तो इससे क्या रहेगा कि हमारी जो फार्मिंग टेक्निक्स हैं, हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो इम्प्रूव हो जाएगी। इससे क्या होगा, हमारी जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। तो ये चीज़ थी। ठीक है, इसके बाद लैंड सीलिंग एक दूसरी पॉलिसी थी जो लाई गई, जिससे इक्विटी प्रमोट हुई। इसमें क्या था, इसमें जो वही मैंने बोला कि जो हमारे बड़े बड़े किसान थे उनसे, बड़े बड़े लैंड लॉर्ड्स कह दो आप, ज़मीन के मालिक, उनसे ज़मीन ले ली गई। और जो वैसे छोटे मोटे फार्मर्स हैं जो असली में उस ज़मीन पे खेती बाड़ी कर रहे हैं, उन्हें उसकी ओनरशिप दे दी। ठीक है, इससे क्या हुआ, 200 लाख टेनेंट्स का डायरेक्ट फ़ायदा हुआ इस चीज़ से, उन्हें डायरेक्ट इसकी ओनरशिप मिल गई। और अब फिर उन्होंने अपनी खेतीबाड़ी का काम आगे बढ़ाया और उससे इन्वेस्टमेंट करी अपनी उसी टेक्निक में। तो इससे क्या हुआ, हमारी प्रोडक्शन जो थी ओवरऑल वो बढ़ी। ठीक है, और कुछ एरियाज़ में ऐसा था कि ज़मींदार ने लूप होल्स का फ़ायदा उठाया, यानी कि उन्होंने लूप होल्स का फ़ायदा उठाया और जो
मतलब कोर्ट में ये बोल दिया कि उस लैंड पे हम ही खेती करते थे। तो मतलब उन्होंने क्लेम कर दिया कि मैं ही वहाँ पे उस लैंड पे खेती बाड़ी करता था और उसकी ओनरशिप दूसरों को नहीं दी। मतलब कि जैसे कि अगर वो ये क्लेम कर देते कि मैं उस पे ओनरशिप, मतलब मैं उस पे खेती बाड़ी नहीं करता था, तो सरकार उनसे ज़मीन ले लेती। लेकिन उन्होंने ये क्लेम कर दिया कि मैं उस पे खेती बाड़ी करता हूँ, तो ये ज़मीन मुझसे नहीं ले सकते आप। तो इस वजह से कुछ लोगों से सरकार ज़मीन नहीं ले पाई। और कुछ सिचुएशंस में ऐसा हुआ कि उन्होंने ये चीज़ चैलेंज कर दी। लैंडलॉर्ड, जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड थे, उन्होंने कोर्ट में ये चीज़ चैलेंज कर दी, जिससे इस चीज़ का, इस पॉलिसी का डिले हो जाए, इम्प्लीमेंट लेट इम्प्लीमेंट हो उसका। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, इसको कोर्ट में पहले तो इसको स्टे लगवा दिया। उसके बाद क्या किया उन्होंने, अपनी जो प्रॉपर्टी थी, जैसे कि एक पर्टिकुलर लिमिट हो गई। एक लैंड सीलिंग में यही होता है कि एक लिमिट होती है आपकी। जैसे कि आपको मान लो 10 एकड़ है, 10 एकड़ से अगर आपके पास ज़्यादा ज़मीन होगी तो जो एक्स्ट्रा ज़मीन होगी वो दूसरों को दे दी जाएगी, सरकार आपसे ले लेगी और गरीब लोगों को बांट देगी। ठीक है, लेकिन अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये जो ज़्यादा ज़मीन थी, यानी कि जैसे मान लीजिए आप 10 एकड़ का ही एग्जाम्पल लेते हैं, तो जैसे 10 एकड़ से ज़्यादा जितनी भी ज़मीन थी, उन्होंने अपने रिलेटिव्स के नाम, अपने वाइफ, अपने बच्चों के नाम पे वो कर दी, ताकि गवर्नमेंट उससे लीगली ये ज़मीन ना ले पाए। ठीक है, तो ये सब इसमें था। इसके बाद हमारा आया द ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, तो द ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब ये था कि इंडिया में जब हमारे पास कोई इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं थी, हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, हमें पूरा मानसून पर डिपेंड होना पड़ता था, जिसकी वजह से हमारी खेती बाड़ी में मतलब बहुत दिक्कतें आती थी। जैसे कि अगर ज़्यादा बारिश हो गई तो हमारी खेत में जो भी फसल होगी वो ख़राब हो जाएगी, और कम बारिश हुई तो सूखा पड़ जाएगा, फसल सूख जाएगी। तो ओवरऑल मानसून पर डिपेंड होते थे। अगर मानसून सही क्वांटिटी में होगा तो ही हमारी फसल अच्छी होगी, अदरवाइज़ उसमें कोई ना कोई तरीके से खराबी आ जाएगी। ठीक है, तो उस वजह से इन लोगों ने क्या किया, जो गवर्नमेंट थी उसने HYV सीड्स निकाले। HYV सीड्स होते हैं हाई यील्डिंग वैरायटी क्रॉप्स। ये क्रॉप्स ऐसे होते हैं कि ये एक क्रॉप आपको, जो ऑर्डिनरी क्रॉप आपको जितना प्रोडक्शन करके देता है, ये उससे ज़्यादा करके देते हैं। मान लीजिए आपका एक क्रॉप में, जैसे कि आपका स्वीट कॉर्न का क्रॉप है, ठीक है, उन्होंने एक क्रॉप लगाया, उसके बाद जैसे मान लीजिए ऑर्डिनरी सीड में आपको 10 कॉर्न मिलते थे, लेकिन अब इस सीड में आपको 15 से 20 मिल जाएंगे, क्योंकि इसकी जो वो है क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है और इससे ज़्यादा खेतीबाड़ी हो सकती है। और एक और एग्जांपल ले सकते हैं अपन, जैसे कि ऑर्डिनरी सीड्स टोटल एक ज़मीन पे जैसे मान लीजिए 10 किलो अनाज उगाते हैं, तो ये HYV सीड्स 15 से 20 किलो अनाज आपको उसी खेत में, सेम लैंड में, उतने ही रिसोर्सेज में आपको दे देगा। तो ये इसकी फीचर था, ये इसका मेन फीचर था। इससे हमारी जो ओवरऑल प्रोडक्शन थी वो बहुत बढ़ गई थी। ठीक है, तो लेकिन इसमें एक चैलेंज ये था कि इस सीड्स में आपको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र, पानी की और सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, और आपको सब चीज़ें मेंटेन करके चलना पड़ता था। तो जो फर्स्ट फेज़ इसका आया था 1960 से 1970, तो वो अच्छा गया था, वो अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ था तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पंजाब में, क्योंकि वहाँ पे खेतीबाड़ी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो वहाँ पे ये अच्छा था और वहाँ पे उस रीजन में लोगों को इससे फ़ायदा हुआ और ये एक्सपेरिमेंट सफल रहा। फिर सेकंड फेज़ में 1970 से लेके 1980 तक जो HYV टेक्नोलॉजी थी वो और दूसरे स्टेट्स में फैल गई, यानी कि इन स्टेट्स के अलावा दूसरे स्टेट्स में भी फैल गई और वहाँ पे भी इन्होंने बहुत लोगों को बेनिफिट दिया। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि जो हमारे पास फूड ग्रेन्स थे, यानी कि वीट हो गया, राइस हो गया, तो ये सब हमारे पास ज़्यादा हो गया। अब हम मार्केट में भी बेच सकते हैं, हमारे पास इतना हो गया। पहले हमारे पास खाने को नहीं होता था, लेकिन अब हमारे पास बेचने को भी है, तो इसीलिए हमें HYV सीड से बहुत फ़ायदा मिला। उसके बाद क्या हुआ, इन लोगों ने मार्केट में जो सरप्लस था, यानी कि हमारा खाने पीने का नीड जितना है, उसके बाद जो एक्स्ट्रा ग्रेन थे उन्होंने मार्केट में बेच दिए। इससे जो हमारा फूड ग्रेन का प्राइस था वो कम हो गया, यानी कि पहले जो महंगाई थी अब वो कम हो गई। इससे अब क्या हुआ कि जो लोग, जिन लोगों का मोस्ट ऑफ द इनकम खाने पीने की चीज़ों में ही लग जाता था, ऐसे गरीब लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि जो ग्रेन्स के प्राइस थे वो कम हो गए, तो अब उनका पैसा बचने लगा। तो अब वो ये पैसा किसी और चीज़ में भी लगा सकते हैं, अपना काम काज में लगा सकते हैं, अपनी दूसरी दवाइयाँ वाइयाँ उन सब चीज़ों में लगा सकते हैं। तो ये चीज़ हो गई थी। ठीक है, तो ये जो टेक्नोलॉजी थी ये रिस्क से भरपूर थी, मतलब इसमें बहुत सारे रिस्क थे, ये रिस्क फ्री नहीं थी।
इसमें सबसे ज़्यादा खतरा था स्मॉल और बिग फार्मर्स में, क्योंकि ये रहता है कि देखो बिग फार्मर्स तो हर चीज़ इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, लेकिन स्मॉल फार्मर्स के लिए ये चीज़ बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि उनके पास एक तो एक इन्वेस्टमेंट करने के लिए इतना पैसा नहीं होता है, और दूसरी चीज़ ये थी कि इसमें पेस्ट का अटैक बहुत ज़्यादा हो सकता था। पेस्ट जैसे ग्रास हॉपर, या फिर आपने कोरोना के टाइम पे सुना था कि टिड्डियों ने बहुत सारी फसल पे अटैक कर दिया और बहुत सारी फसल ख़राब हो गई। तो ये वही चीज़ है। तो रिस्क था इन लोगों का, मतलब टिड्डियों के अटैक करने का, ग्रास हॉपर का अटैक करने का। लेकिन अब क्या किया सरकार ने लो इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड किए, जो स्मॉल फार्मर्स थे उनको लो इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करे, और उन्हें फर्टिलाइज़र्स कम रेट में दिए, जो मार्केट रेट था उससे कम रेट में दिया, उन्हें सब्सिडी दी उस पर, ताकि वो लोग सब चीज़ों का एक्सेस कर पाएँ। और उन्हें इस वजह से फ़ायदा हुआ, उन्होंने रिसोर्सेज ख़रीदी और फर्टिलाइज़र का यूज़ किया, पानी का यूज़ किया और हर चीज़ का यूज़ किया। इससे जो अटैक हो सकता था टिड्डियों का, ग्रास हॉपर का, वो ख़त्म हो गया, क्योंकि अब फर्टिलाइज़र डल गया। तो फर्टिलाइज़र से कोई ऐसा अटैक नहीं होता है, ग्रास हॉपर अपनी फसल ख़राब नहीं करते। तो ये सब चीज़ें हमारे जो गवर्नमेंट थी उसने इंस्टीट्यूट ऐसे बनाए थे जिन्होंने ये रिसर्च की प्रॉपर, और ये सब चीज़ें अमल में लाई। अब बात करते हैं इंडस्ट्री और ट्रेड की। तो जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं वो हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से एम्प्लॉयमेंट दे पाती हैं अगर हम कंपेयर करें उन्हें एग्रीकल्चर सेक्टर के मुकाबले, ठीक है। क्योंकि इंडस्ट्रीज़ में ऐसा रहता है कि आपको साल भर आपको पता है कि हाँ इसमें एम्प्लॉयमेंट मेरी कहीं नहीं जा रही, मुझे साल भर उस फैक्ट्री में काम करना है। लेकिन एग्रीकल्चर में ये होता है कि अगर मान लो फसल ख़राब हो गई, या कोई वेदर की वजह से कोई दिक्कत हो गई, या फिर फसल लेट हो गई, या ऐसा भी कुछ भी मान लो आप, तो उस वजह से क्या रहता है कि एम्प्लॉयमेंट अफेक्ट हो जाती है। तो वो चीज़ है। तो उस वजह से इंडस्ट्री जो हमारी है वो ज़्यादा अच्छी तरीके से एम्प्लॉयमेंट दे सकती है। इसीलिए जो हमारे फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसमें सबसे ज़्यादा ज़ोर इस पे दिया गया कि हम इंडस्ट्री और ट्रेड को बढ़ाएं, ठीक है। पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इन इंडियन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अब हमारी इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट, यानी कि जो हमारे भारत के इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बड़े बड़े उद्योगपति थे, उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट कर सकें, यानी कि बड़े बड़े वेंचर्स, जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं उन्हें अपने अंडर ले सकें, उन्हें ख़रीद सकें। तो उनके पास इतना पैसा नहीं था, ना ही इतनी बड़ी हमारी इकनॉमी थी कि उन्हें इंकरेजमेंट मिले ये इन्वेस्टमेंट करने का। तो भाई जब आपकी इकनॉमी ही इतनी छोटी है, वो बढ़ नहीं रही है, ग्रोथ नहीं कर रही है, तो फिर कोई ऐसी सिचुएशन में आपकी इकनॉमी में इन्वेस्ट नहीं करेगा, भले ही वो डोमेस्टिक इन्वेस्टर हों या इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हों, तो दोनों नहीं करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने डिसीजन लिया एक सोशलिस्ट पॉलिसी का, जो उन्होंने बोला मिक्स इकनॉमी हम लोगों ने लाई। तो उसमें सोशलिस्ट टाइप में जोर दिया गया, और उस वजह से गवर्नमेंट ने क्या किया, जो बड़े बड़े जितने भी वेंचर्स थे उन पे उन्हें अंडरटेक किया, यानी कि उन्हें अपने अंडर लिया, और जो पॉलिसीज़ थी वो लॉन्च की, जिसमें ये साफ साफ था कि जो एसेंशियल्स चीज़ थी, यानी कि जो बहुत ज़रूरत वाली चीज़ें हैं, उनको गवर्नमेंट ही प्रोड्यूस करेगी और प्रोवाइड कराएगी सब। और अलग से अगर प्राइवेट सेक्टर चाहे तो वो कर सकता है, लेकिन जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसको तो ये करना ही करना है, उसके लिए मैंडेटरी है। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है वो अपने मर्ज़ी से कर सकता है, लेकिन उसको भी जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उसको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, जो हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 में लॉन्च हुआ, ठीक है। इसका गोल ये था कि हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको ऐसे कैटेगराइज कर दिया जाए ताकि जो हमारी इकनॉमी है उसमें अच्छी तरीके से ग्रोथ हो सके, और ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो बहुत ही ज़रूरी हैं उसको गवर्नमेंट अच्छे से चला सके। तो इसमें क्या हुआ कि इन लोगों ने कैटेगरी बांट दी। पहली कैटेगरी में ऐसी इंडस्ट्रीज़ थी जो सिर्फ गवर्नमेंट ही कंट्रोल करेगी, उनका ओनरशिप भी गवर्नमेंट के पास है और कंट्रोल भी वही करेगी। ऐसी इंडस्ट्रीज़ वो हैं जैसे कि आप मान लीजिए गन फैक्ट्री या फिर डिफेंस फैक्ट्रीज़, जहाँ पे तोपें बनती हैं, जहाँ पे गन्स बनती हैं। तो ऐसी इंडस्ट्रीज़ को गवर्नमेंट ने खुद ही अपने अंडर ले लिया, यही खुद मैनेज करते थे और यही ओन करते थे। प्राइवेट सेक्टर में इसका कोई एक्सेस नहीं था, प्राइवेट सेक्टर ऐसी इंडस्ट्रीज़ नहीं खोल सकते थे। उसके बाद सेकंड कैटेगरी थी जिसमें कि ऐसी इंडस्ट्रीज़ आती थी जिसको ओन तो गवर्नमेंट करती थी, लेकिन उनको कंट्रोल करने का हक प्राइवेट सेक्टर के पास भी होता था। जैसे कि कुछ इंडस्ट्रीज़ ऐसी होती थी जिनको गवर्नमेंट ज़रूरी नहीं समझती कि हम उसको मैनेज ही करें, हम उसको प्राइवेट सेक्टर पे भी दे सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में वो ओनरशिप तो अपने पास रखती थी, लेकिन मैनेज करने की पावर प्राइवेट सेक्टर को मिल जाती थी। जैसे कि हमारे रेलवे में भी कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं, कुछ यूनिट्स ऐसे हैं जिन्हें प्राइवेट ओन करती है, मतलब प्राइवेट सेक्टर ओन करता है।
और बाकी का गवर्नमेंट करती है, लेकिन ओनरशिप ओवरऑल गवर्नमेंट के पास ही है। ठीक है, सेकंड कैटेगरी में ऐसी इंडस्ट्रीज़ थी। उसके बाद हमारी थर्ड कैटेगरी थी जिसमें कि जो बची कुछ इंडस्ट्रीज़ थी उनको प्राइवेट सेक्टर को दे दिया गया कि आप प्राइवेट सेक्टर ही उसको ऑपरेट करेगी, गवर्नमेंट सेक्टर उसमें कोई ज़्यादा वो नहीं करेगी, लेकिन उसमें एक लाइसेंस सिस्टम चलेगा। कुछ कैटेगरीज ऐसी थी जिसमें लाइसेंस सिस्टम लगाया गया, जैसे कि आप मान लीजिए सिगरेट की या फिर लिकर की मान लीजिए, तो इन सब की इंडस्ट्रीज़ में लाइसेंस सिस्टम बहुत अच्छे से चलता था। ठीक है, और भी उस टाइम पे बहुत मतलब और भी सारी इंडस्ट्रीज़ में लाइसेंस सिस्टम ही चलता था। फिर जब वो आया अपना एलपीजी आया, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, तो तब वो उसके बाद हमारा जो लाइसेंस सिस्टम था उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम कर दिया गया था, लेकिन उससे पहले तो मोस्ट ऑफ द चीज़ों में लाइसेंस सिस्टम ही चलता था। देखो उसमें नीचे लिखा भी है कि कोई भी इंडस्ट्रीज़ अपना दूसरा यूनिट नहीं खोल सकती थी बिना लाइसेंस के, ना वो नई इंडस्ट्री लगा सकती है, ना वो अपनी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री का दूसरा यूनिट खोल सकती है, ना वो अपनी प्रोडक्शन बढ़ा सकती है। वो तभी बढ़ा सकती है जब उसको गवर्नमेंट का अप्रूवल मिले, और गवर्नमेंट भी तभी अप्रूव करेगी जब उसको लगेगा कि हाँ इकोनॉमी में नई यूनिट की ज़रूरत है या और प्रोडक्शन की ज़रूरत है, तभी वो अप्रूव करेगी, अदरवाइज़ वो अप्रूव नहीं करेगी। और जो हमारे रीजनल इक्वालिटी में जो एरिया बहुत बैकवर्ड थे, यानी कि गांव मान लीजिए आप, ऐसे गांव जहाँ पे कुछ नहीं है, तो वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ का लाइसेंस बहुत आसानी से बन जाता था, क्योंकि अगर वहाँ पे इंडस्ट्री लगेगी तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, लोगों के पास पैसा आएगा, तो वहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए ऐसी जगहों पे लाइसेंस सिस्टम को आसान कर दिया था ताकि लोगों को फ़ायदा मिले और उधर पे जो इंडस्ट्री बनाएगा उसको भी फ़ायदा मिले। तो उनको क्या मिला, उधर पे इलेक्ट्रिसिटी में कम पैसे देने पड़े, उन्हें लोअर टैरिफ मिला। जैसे कि मान लीजिए जनरली एक इंडस्ट्री को 5 रुपये पर यूनिट देना पड़ता था, तो वहाँ पे 3 रुपये यूनिट देना पड़ता होगा। तो ऐसे एक एजम्पशन मैंने बताया आपको, कम ही देना पड़ता था। ठीक है, और भी कई सारे बेनिफिट्स थे जैसे टैक्स वगैरह में, तो वही सब था। तो ऐसे बेनिफिट्स दे के रीजनल ग्रोथ लाने के लिए उन्होंने बैकवर्ड एरिया में भी इंडस्ट्रीज प्रमोट करी। ठीक है, उसके बाद इसमें यही लिखा है, मैंने आपको पूरा समझा दिया कि नया आउटपुट, मतलब आउटपुट बढ़ाने के लिए यानी कि प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए भी उन्हें परमिशन चाहिए और यूनिट बढ़ाने के लिए भी उन्हें परमिशन चाहिए। नई इंडस्ट्रीज़ भी लगानी है तो भी उन्हें परमिशन चाहिए। ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन करना है तो भी परमिशन चाहिए, यानी कि आप कोई दूसरा प्रोडक्ट बनाने का सोच रहे हो अपनी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री में, तो भी आपको अप्रूवल चाहिए उसका, गवर्नमेंट का। तो ये चीज़ थी। उसके बाद अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ते हैं। तो 1955 में एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम था विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ कमेटी। ठीक है, इसको कार्वे कमेटी भी बोलते हैं। तो इसने क्या किया, इसने ये चीज़ रिसर्च करी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ कितना हेल्पफुल रहेगी हमारी इकोनॉमी के लिए और उससे कितना प्रमोशन, मतलब कितना रूरल डेवलपमेंट होगा। तो इसीलिए उन्होंने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पर रिसर्च करी और जिसकी वजह से स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को प्रमोट किया गया। ठीक है, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री उसको कहते हैं जिसकी इनकम यानी कि जिसका एसेट्स 5 लाख से कम हो, मैक्स इन्वेस्टमेंट, यानी कि एसेट्स पे इन्वेस्टमेंट या किसी भी ओवरऑल इन्वेस्टमेंट उनकी 5 लाख के अंडर होनी चाहिए। ये 1950 का रेट था, मतलब 1950 की लिमिट थी ये। आज के टाइम पे जो भी कंपनी 1 करोड़ से नीचे की है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में आ सकती है। ऐसी इंडस्ट्री जो 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से नीचे है, जिसकी इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम है, 1 करोड़ से ज़्यादा ना हो जिसकी इन्वेस्टमेंट, तो ऐसी इंडस्ट्रीज़ को स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बोलते हैं। तो ये लोगों ने सोचा समझा, एक कमेटी ने ये सोचा कि अगर हम ऐसी इस इंडस्ट्री लाएंगे तो इससे क्या रहेगा कि लोगों में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। मतलब अगर कोई भी गांव में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री खुलती है, जैसे मान लीजिए एक कैंडल बनाने की इंडस्ट्री खोल ली, तो उससे क्या रहेगा, देखो वो सब चीज़ें मशीन से तो बनती नहीं है, हाथ से ही बनती हैं। उसमें अपन को चाहिए लेबर, तो लेबर इंटेंसिव फैक्ट्रीज़ हैं, मशीनरी इंटेंसिव फैक्ट्री नहीं है, तो वहाँ पे लेबर की डिमांड ज़्यादा रहेगी। तो उससे क्या रहेगा कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, तो इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, एम्प्लॉयमेंट से पैसा आएगा। तो वही चीज़ है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ ने रूरल डेवलपमेंट में बहुत बड़ा अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। ठीक है, तो द प्रोडक्शन ऑफ अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स वॉज रिजर्व्ड। तो उस टाइम पे क्या था कि बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे थे जिसको रिजर्व कर रखा था स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए, यानी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अलावा और कोई उसको बना नहीं सकता है। मान लीजिए कॉटन हो गया, या फिर मान लीजिए आप जूट बैग हो गए, तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं, जैसे कैंडल्स ही मान लो आप, दिया मान लो, तो ये सब चीज़ें उन्होंने जैसे रिजर्व कर दी
कि अब कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अलावा कोई और इंडस्ट्री इसको बना नहीं पाएगी। इससे क्या हुआ कि उनके लिए एक अलग से रिजर्वेशन हो गया, तो अब उन्हें एक प्रोटेक्शन मिल गई दूसरी इंडस्ट्रीज से, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज से। क्योंकि सीधी सी बात है, अगर कोई बड़ी इंडस्ट्री आपको टक्कर देने आ जाएगी तो छोटी इंडस्ट्री के मुकाबले वो ज़्यादा एफिशिएंटली काम करेगी, क्योंकि उसके पास मशीनरी है, उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, उस इन्वेस्टमेंट अच्छी है, टेक्नोलॉजी अच्छी है, तो उसका रेट कम ही होगा। तो वो चीज़ हो जाती है, इसलिए प्रोटेक्शन लाने के लिए उन्होंने रिजर्वेशन लगाया गवर्नमेंट ने। तो अब बात करते हैं ट्रेड पॉलिसी की। तो देखो, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन होता क्या है, इसमें जो हमारी गवर्नमेंट होती है वो हमारी जो इकोनॉमी है उसको बाहर वाले लोगों के लिए बंद कर देती है। मान लीजिए कि जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं, तो उसको बचाने के लिए हम लोग इम्पोर्ट बंद कर देते हैं, ताकि बाहर के कॉम्पिटिटर्स हमारी इकोनॉमी में ट्रेड ना कर सकें। तो ये क्यों किया गया था? क्योंकि उस टाइम पे हमारी इंडस्ट्रीज इतनी अच्छी नहीं थी कि बाहर के मार्केट से कंपटीशन कर पाए। तो उस टाइम पे तो हम बस शुरुआत में स्टार्ट ही किया था हम लोगों ने, हमारा इतना अच्छा क्वालिटी नहीं थी, हमारे प्राइसेस ज़्यादा थे, तो उस वजह से गवर्नमेंट ने क्या किया कि भाई बाहर वाले लोगों को बंद कर दिया, मतलब मना कर दिया कि आप लोग इम्पोर्ट नहीं कर सकते। तो इम्पोर्ट दो टाइप से लगी, प्रोटेक्शन दो टाइप से लगी, एक टैरिफ से, एक कोटा से। तो देखो, कुछ चीज़ों में उन्होंने टैरिफ लगा दिया कि आपको इम्पोर्ट करने पे इतना टैरिफ देना पड़ेगा, यानी कि इतना चार्ज देना पड़ेगा, इतना टैक्स देना पड़ेगा। और दूसरा था कोटा, कि आप एक कोई भी प्रोडक्ट मान लीजिए, जैसे मान लीजिए आपकी बेल्ट मान लो, ठीक है, लेदर बेल्ट मान लो, तो लेदर बेल्ट आप इतने क्वांटिटी तक इंपोर्ट कर सकते हो, उसके बाद आपका रिस्ट्रिक्शन लग जाएगा। इसके बाद या तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा उसके इंपोर्ट के लिए, या फिर आप इंपोर्ट ही नहीं कर पाओगे। तो ऐसा सिस्टम रहता था, टैरिफ और कोटा दोनों सिस्टम चलते थे। ठीक है, इसमें लिखा है टैरिफ सारा टैक्स ऑन इम्पोर्टेड गुड्स। ठीक है, टैरिफ एक टैक्स है जो इम्पोर्टेड गुड्स पे लगता है, और कोटा है एक क्वांटिटी जिसको हम लोग स्पेसिफाई कर देते हैं, जिससे कि उससे ज़्यादा क्वांटिटी में गुड्स आ ना पाए। ठीक है, तो यही एज्यूम किया था उस टाइम पे कि हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज अभी इतनी ग्रो नहीं हुई हैं कि उसको बाहर वाले कंपटीशन से हम मतलब रूबरू करा सकें। तो इसीलिए उन्होंने बाहर की इंडस्ट्रीज को भी इंपोर्ट करने से मतलब बंद कर दिया था कि हमारी कंट्री में इंपोर्ट नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि इफेक्ट ऑन पॉलिसीज ऑन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, द अचीवमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक है, तो इंडिया का इंडस्ट्रियल सेक्टर उस टाइम के बाद अच्छा ग्रोथ करने लगा। हमारी जीडीपी थी वो 13% से बढ़ गई 1951 से लेके 1990-91 तक। ठीक है, 7 प्लान्स तक, 7 5 ईयर प्लान्स तक, 7 5 ईयर प्लान्स तक। ठीक है, तो 24.6% तक आ गई थी, 13% बढ़ी और पहुंच गई 24.6% तक। ठीक है, 6% हमारा एनुअल ग्रोथ होता था इंडस्ट्रियल सेक्टर में, यानी कि जो हमारी जीडीपी थी वो 6% ग्रोथ करती थी हर साल। तो ये हमारा बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा उस टाइम पे। उसके बाद जब 1990 आया, तो 1990 के बाद हमारा जो इंडस्ट्रीज़ थी वो बहुत डाइवर्सिफाई हो गई, यानी कि बहुत अलग अलग टाइप की इंडस्ट्रीज़ आ गई, और बहुत मतलब अच्छा खासा हम लोगों ने अपना इंडस्ट्रियल बेस बना लिया था। तो ये एक बहुत अच्छा वो हो गया था उसके बाद। ठीक है, the promotion of small scale industries gave opportunities to those who not have the capital to start large firms। ठीक है, तो अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पैसा नहीं था इतना कि वो बड़ी बड़ी फर्म्स खोल सकें, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ खोल सकें, लेकिन अब उन्हें बिज़नेस करना है तो अब उन्हें कोई ना कोई चीज़ तो चाहिए। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद रही, क्योंकि उन्होंने उसको सेटअप करने के बाद कई सारी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को बढ़ावा दिया, हमारी जीडीपी बढ़ी, हमारी एम्प्लॉयमेंट बढ़ी, रीजनल ग्रोथ हुई। तो ये सब चीज़ें हुई, क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ तो पहले ही कुछ कुछ गुड्स के लिए रिजर्व कर दी गई थी। तो इससे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का प्रमोशन था उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ हमारी इकोनॉमी को। ठीक है, तो ये चीज़ थी। उसके बाद भी हमारा ये जब कंट्रीब्यूशन, ये पब्लिक सेक्टर का जितना भी कंट्रीब्यूशन था, इसके बाद हमें ये थोड़ा सा समझ में आया कि कुछ एंटरप्राइजेस ऐसी हैं जिनको जो मतलब मोनोपोली टाइप की चला रही हैं, यानी कि वो ऐसी गुड्स और सर्विसेज बना रही हैं जो प्राइवेट सेक्टर भी नहीं बना रहा है, लेकिन अब उनको गवर्नमेंट सेक्टर के हाथों नहीं छोड़ सकते। यानी कि ऐसी गुड्स और सर्विसेज जो गवर्नमेंट के लिए अच्छी नहीं है, मतलब कि गवर्नमेंट के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो ऐसी इंडस्ट्रीज चला ही, उसको प्राइवेट सेक्टर को भी ट्रांसफ़र कर सकती है। तो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल था टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज का। तो पहले क्या होता था कि
टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज का, यानी कि BSNL की बात करें तो BSNL हमारी गवर्नमेंट की थी, ठीक है। तो उस टाइम पे कोई प्राइवेट एयरटेल, जियो, वोडाफोन कुछ नहीं था। उस टाइम सिर्फ BSNL थी। मान लीजिए BSNL का एग्जांपल होगा, मेरे हिसाब से BSNL ही थी पहली कंपनी जो इन लोगों के पास थी, ठीक है। तो BSNL था। तो उस टाइम पे क्या था, लोगों को बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ता था कनेक्शन के लिए, क्योंकि वहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है, आपसे कोई कॉम्पीट करने के लिए नहीं है। अगर कोई आपसे जल्दी कनेक्शन देगा तो आप भी वर्क करोगे कि हाँ हम भी अब कुछ करते हैं जिससे लोगों को जल्दी कनेक्शन मिले, हमारी सर्विस इम्प्रूवमेंट हो। तो ये चीज़ थी उस टाइम पे, मोनोपोली टाइप की चल रही थी, जिसकी वजह से जो कुछ चीज़ों की क्वालिटी थी, सर्विसेज और गुड्स की क्वालिटी थी, वो इम्प्रूव नहीं हो पाई, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कत हुई। ऐसे ही एक एग्जाम्पल था, इसमें लिखा है हाँ मॉडर्न ब्रेड का, ठीक है। मॉडर्न ब्रेड एक इंडस्ट्रीज़ का नाम था जिसका काम था ब्रेड बनाना, ठीक है। तो ये 2021 में प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफ़र कर दी, यानी कि पहले सरकार ब्रेड बनाती थी। अब बताइए आप, सरकार को ब्रेड बनाने की क्या ज़रूरत है? सरकार के पास इतनी सारी अलग चीज़ें हैं, इतनी सारी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ हैं, डिफेंस की है और भी कई सारी चीज़ें हैं। तो वो चीज़ों को संभालना ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि ब्रेड बनाना ज़रूरी है। तो 2001 में उसको बेच दिया प्राइवेट सेक्टर को। तो ये सब चीज़ें 1990 के बाद ही हुआ है, ठीक है। 1990 के बाद बहुत सारे रिफॉर्म्स आए, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफ़र हो गई। अब बात करते हैं, एक सेकंड, मैनी पब्लिक सेक्टर्स, हाँ ठीक है। तो कई सारे पब्लिक सेक्टर्स ऐसे थे कि उन्हें बहुत सारा लॉस देखने को मिल रहा था, क्योंकि गवर्नमेंट उसको अच्छे से नहीं चला पा रही थी। जैसे कि आप मान लीजिए कोई भी ऐसी XYZ, अभी तो मुझे कोई ऐसी कंपनी याद नहीं आ रही है, लेकिन कई सारी कंपनीज ऐसी हैं जो गवर्नमेंट अच्छे से नहीं चला पाई और लास्ट में उन्हें वो प्राइवेट सेक्टर के हाथों देना पड़ा। तो अब क्या है, हमारे पास रिसोर्सेज कम है, अब हमारे पास पैसा भी कम है, हमारी कंपनी लॉस में भी जा रही है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। देखो इसमें, दिस डज नॉट मीन दैट प्राइवेट फर्म्स आर ऑलवेज प्रॉफिटेबल। इंडीड क्वाइट अ फ्यू ऑफ द पब्लिक सेक्टर्स फर्म वेर ओरिजिनली प्राइवेट फर्म्स विच वर ऑन द वर्ज ऑफ क्लोजर ड्यू टू लॉसेस। दे वर देन नेशनलाइज टू प्रोटेक्ट द जॉब्स ऑफ वर्कर, ठीक है। तो इसमें यह भी लिखा है कि ज़रूरी नहीं है कि प्राइवेट फर्म्स हमेशा प्रॉफिटेबल रहें, कभी कभी वो भी लॉस में जा सकती हैं। तो उसमें ये लिखा है, एक फैक्ट लिखा है कि कुछ प्राइवेट कंपनीज ऐसी थी जो पहले प्राइवेट थी, उसके बाद उन्हें गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि मतलब जो लोग थे उनकी जॉब खतरे में आ गई थी। मान लीजिए कोई भी XYZ कंपनी है, वो पहले प्राइवेट थी, तब उसमें जैसे मान लीजिए 1000 लोग काम करते थे। तो अब क्या हुआ कि वो कंपनी बंद होने की कगार पे आ गई। तो ऐसे में गवर्नमेंट ने क्या किया, उसको ख़रीद लिया ताकि उन लोगों की एम्प्लॉयमेंट बच जाए, जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं उनकी एम्प्लॉयमेंट बच जाए और उन्हें दिक्कत ना हो, ठीक है। तो इसमें ये भी लिखा है, लेकिन एक फर्म ज़्यादा टाइम तक, एक प्राइवेट फर्म जो होती है, प्राइवेट इंडस्ट्री होती है, वो ज़्यादा टाइम तक लॉस नहीं करती है। या तो वो अपना धंधा बंद कर देगी, या फिर वो प्रॉफिट करने के लिए कुछ करेगी। वो हमेशा के लॉस में नहीं बैठी रहेगी कि हर साल लॉस ही कर रही है, तो वो अपनी रिसोर्सेज वेस्ट नहीं करेगी। तो इसलिए प्राइवेट सेक्टर का बहुत बड़ा रोल उस टाइम पे समझा गया कि अब बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जिसको हमें प्राइवेट सेक्टर को दे देना चाहिए, ठीक है। तो जो लाइसेंस वाला सिस्टम था जो मैंने बताया था, वो इंडस्ट्रीज़ वाला, कि हमें नए यूनिट के लिए, अपनी गुड्स को बढ़ाने के लिए हमें लाइसेंस चाहिए पड़ता था। तो अब कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट ऐसे थे जिन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया, इसमें लूप होल्स का फ़ायदा उठाया और लाइसेंस रिजर्व कर लेते थे। जैसे मान लीजिए कि उन्होंने एक किसी भी रैंडम जगह पे उन्होंने अपनी इंडस्ट्रीज चालू करी, तो वो आसपास के एरिया में अगर कोई भी इंडस्ट्रीज लाइसेंस के लिए अप्लाई करती थी तो वो वहाँ के लाइसेंस रिजर्व कर लेते थे, जिससे वहाँ पे उनके आसपास कोई कॉम्पिटिशन ना हो पाए, ताकि उनके पास कोई दूसरी इंडस्ट्रीज ना हो खुल पाए, जिससे उनका कंपटीशन बढ़ जाए या फिर उन्हें दिक्कत हो जाए। तो इसलिए उस चीज़ का भी बहुत मिसयूज़ किया गया। इसको परमिट लाइसेंस राज भी बोलते थे, ठीक है। इस सिस्टम को परमिट लाइसेंस राज बोलते थे। इसमें बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो लाइसेंस होते थे उनको रिजर्व कर लेते थे, ताकि जो दूसरी कंपनीज है वो किसी भी रीजन में ना आ पाए, या अपनी गुड्स को डाइवर्सिफाई या अपनी टेक्नोलॉजी को ना बढ़ा पाए। तो ये सब चीज़ थी। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जिसमें कि लिखा है कि जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट होते थे उस टाइम पे, उन्हें सबसे ज़्यादा टाइम और लाइसेंस को ऑब्टेन करने में ही लग जाता था। यानी कि ये सिस्टम इतना मतलब क्रिटिकल, हेक्टिक टाइप का था कि इसमें हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था, जिससे कि जो उनका मेन, अगर वो फोकस कर रहे हैं अपने बिज़नेस पे, तो उसकी जगह उनको लाइसेंस पे ही उनका दिमाग ख़राब रहता था। वो अपने बिज़नेस पे ही ढंग से फोकस नहीं कर पाते थे, ठीक है। तो उस वजह से लाइसेंस सिस्टम उस टाइम पे मतलब आउटडेटेड सा लगने लगा था। अब क्योंकि हमारे पास इंपोर्ट में रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं, तो
जो हमारा डोमेस्टिक मार्केट था उसमें हमारे इंडियन कंज्यूमर्स यानी कि जो हमारे कंज्यूमर्स थे, हमारी जनता थी, उसके पास इतने ऑप्शंस नहीं थे, क्योंकि उन्हें कोई मतलब जैसे कि मान लीजिए कोई चीज़ उन्हें अच्छी क्वालिटी में नहीं मिल रही है, लेकिन अब उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि वो दूसरी चीज़ जाके ख़रीद सकें, क्योंकि कंपनी उसमें एक ही है, एक दो ही कंपनी है, गिनती कंपनी है, प्राइस सबका सेम है, क्वालिटी सबकी बेकार है, तो उस वजह से उन्हें चॉइस नहीं मिल पा रही थी, जिससे कि जो हमारा मार्केट था वो ढंग से वर्क नहीं कर पा रहा था। तो अब ऐसा लग रहा था कि अब हमें कंपटीशन यहाँ पे लाना चाहिए, हमें फॉरेन मार्केट का, फॉरेन कॉम्पिटिटर्स को अपनी इकोनॉमी में लाना चाहिए, ताकि जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं वो अपनी क्वालिटी पे इम्प्रूवमेंट करें, यानी कि वो अपनी क्वालिटी वर्क करें और उसको अच्छा करें। तो उस टाइम पे कुछ इकोनॉमिस्ट का ये कहना था कि जो पब्लिक सेक्टर है उसका मेन मोटिव पैसा कमाना नहीं, यानी प्रॉफिट कमाना नहीं है, उसका मेन पर्पस है पब्लिक का वेलफेयर, यानी कि पब्लिक का भलाई, उनकी पब्लिक की भलाई करना उनका मेन पर्सपेक्टिव है। तो इसी वजह से उन्हें अब जो मार्केट में जो उन्होंने ये लगा रखा था, इंपोर्ट पॉलिसी लगा रखी थी, ये जो रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी, तो उसको अब हटा देना चाहिए, क्योंकि अब ये सही नहीं है। तो 1990 में फिर ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि अब हमारे पास ऑप्शन नहीं था, हमें अब नई इकोनॉमिक पॉलिसी को लाना पड़ता था, मतलब लाना पड़ेगा अब। तो अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमें नई पॉलिसी लानी ही है। तो ये 1991 में नई पॉलिसी आई, इसका हम अगले चैप्टर में अच्छे से इसको समझेंगे। तो इस चैप्टर में तो बस आपका इतना ही है सिस्टम, इसका आपको बस आपको 1950 से 1990 तक का पूरा बता दिया, ओवरव्यू बता दिया कि हमारी इकोनॉमी ने कितना ग्रोथ किया, क्या क्या किया। लेकिन अब कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसको हमें बदलना हमारे लिए एक मजबूरी थी कि अब हमें उसको बदलना ही पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं होगा। तो उसके बाद एलपीजी लाया गया, तो वो सब आपका अगले चैप्टर में है, ठीक है। तो ये चैप्टर तो आपका ख़त्म हो गया। अब आपका काम ये है कि आपको ये एनसीईआरटी से एक बार और रीड करना है। अगर आप एक बार इसको एनसीईआरटी से पढ़ लोगे तो आपको ये चैप्टर क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आपको बहुत कम ही रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि चैप्टर ईजी है। एक बार आप समझ लोगे एनसीईआरटी से, लेक्चर समझ लोगे और एक दो बार क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी इसके रिविज़न में, ठीक है। फिर भी कोई आपको डाउट हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि उसमें हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट मटेरियल प्रोवाइड कराने वाले हैं। हम उस पर टेस्ट सीरीज़ चलाते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें देते हैं, क्वेश्चंस देते हैं, जिससे बच्चे प्रैक्टिस अच्छे से कर पाते हैं। तो टेलीग्राम पे हमारे सारे चैनल और ग्रुप ज्वाइन कर लो। उसके बाद आप इंस्टाग्राम पेज फॉलो कर सकते हो अगर आप इंस्टाग्राम पे हो, और हमारा ये चैनल यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस पे हम कई सारी चीज़ें लाते रहते हैं। तो आपको कोई भी चीज़, कोई भी अपडेट मिस ना हो, तो इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।